Hello everyone, my name is Dr. Dilip Kumar and I'm founder CMT and also this academy CMT Academy. CMT Academy was primarily launched for those physiotherapists who are seeking to clear the Gulf license examination. But instead of that academy, I have other several projects too. Just like one of the project, as you can see, that is the book series in which I teach from the books. Next to it, as you can see, that is the presentation series. So I'm basically teaching the presentation which I'm getting from other physiotherapists, and they are asking me to make a lecture. One thing, let me clearly confess that I am not making these presentation जो कि आपके सामने मौजूद है. This presentation is not created by me. I don't want to take the credit. This presentation is created by the Dr. Purvisha, and she also made the modalities part one, and this is the part two as well. I'm just trying my best कि मैं इसके ऊपर lecture दे सकूं, and I easily can explain all the topics. That is the modalities part two. So in previously we were talking about modalities part one for the ultrasound, and now we are talking about a different electrical stimulation. तो ये एक प्रोजेक्ट है मेरी एकेडमी का प्रेजेंटेशन सीरीज जिसमें मैं मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन में से टॉपिक पढ़ाता हूँ. सो एज यू कैन सी द टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन. अब हम क्या क्या चीजें इसमें हम देखेंगे, और ये एक सैंपल है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का. कोई भी करंट हो सकती है, कॉर्ड के ऊपर हम लगाते हैं तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है. तब तक साइकिल कंप्लीट करने के लिए तो इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करें. तो पहले तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के लिए आपको एक मोटर पॉइंट वर्ड समझना पड़ेगा. मोटर पॉइंट क्या होता है कि मोटर पॉइंट एक हाईली सेंसिटिव एरिया होता है. हम सबको पता है कि हर मसल की नर्व सप्लाई होती है. एवरी मसल हैज अ नर्व सप्लाई. अब वो जो मसल में नर्व जहां पर स्किन के बिल्कुल नीचे एंटर होती है, जहां पर मौजूद होती है, वो एक स्पॉट वहां पर होता है जहां पर सबसे ज्यादा वहां पर सबसे ज्यादा हाईली सेंसिटिव वो एरिया होता है जहां पर थोड़ी सी स्टिमुलस देने से मसल सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन देता है. और ये अमूमन मसल्स की बेली या अपर पार्ट में होता है, बिल्कुल स्किन के नीचे. और वो हर मसल की अमूमन एक या बड़े मसल में एक या दो पॉइंट्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होती. दैट इज कॉल्ड द मोटर पॉइंट, जिसको इन्होंने एन से डिनोट किया. अगर आप पिक्चर को देख सको तो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एक इलेक्ट्रोड मोटर पॉइंट पर रखा जाता है, और वो मोटर पॉइंट हाईली सेंसिटिव एरिया है जहां पर उस मसल को सप्लाई करने वाली नर्व, फॉर एग्जाम्पल एक बाइसेप मसल है, उसकी नर्व सप्लाई है मोटर नर्व. उसकी कौन सी है? मस्कुलोकुटिनस नर्व. अब मस्कुलोकुटिनस जब बाइसेप में एंटर करके बाइसेप को सप्लाई करेगी तो वहां पर एक ऐसा स्पॉट होगा जहां पर वो इजीली एक्सपोज्ड होगी. जिस तरह एक करंट कैरिंग तार होती है ना, और अगर आप उसमें देखेंगे वो तार इंसुलेटेड होती है. अगर वो कहीं से छिल जाए थोड़ी बहुत तो वो आपको करंट मारेगी बेसिकली. तो दैट पार्ट इज द हाईली सेंसिटिव एरिया. ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ. तो वहां पर एक इलेक्ट्रोड रखा जाता है और दूसरा इलेक्ट्रोड रखा जाता है उसके उसी मसल के डिस्टल पार्ट के ऊपर, ताकि जो करंट बेसिकली फ्लो करे वो उस मोटर पॉइंट और उस डिस्टल पार्ट के दरमियान. तो तभी तो साइकिल कंप्लीट होगी. अगर आप किसी भी करंट का जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोड लगाएं तो कभी भी करंट नहीं होगी. तो इन मोटर पॉइंट को स्टिमुलेट करने से क्या होता है, एक तो ये सुपरफिशियली मोटर नर्व की लोकेशंस होती हैं, और ये हाइजली सेंसिटिव होती है. यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टिमुलस देने से मसल्स अच्छा खासा आपको कॉन्ट्रैक्शन देता है. तो हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक मोटर पॉइंट है, एक टेंडर पॉइंट है, एक ट्रिगर पॉइंट है. ट्रिगर पॉइंट वो मसल्स के जो पेनफुल एरियाज होते हैं जिसमें मसल्स के नॉट बन जाती हैं. टेंडर पॉइंट वो होता है कि जहां पर वो सिर्फ मसल का नहीं होता. टेंडर पॉइंट किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है जो पेनफुल है. when there is a what we can say the touch pain on the touch, that would be the. और टेंडर पॉइंट किसी भी चीज का, स्किन का भी हो सकता है. जिस तरह फाइब्रोमिल्जिया में 11 से 18 टेंडर पॉइंट्स होते हैं, राइट. लेकिन मोटर पॉइंट हमेशा मसल का होता है. एम फॉर मोटर, एम फॉर मसल, इस तरह करके आप याद रखिएगा. तो मोटर पॉइंट जहां पर आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हो तो वो मैक्सिमम ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन जो है मसल्स की प्रोड्यूस करता है विद लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो जो करंट आप मशीन के थ्रू दे रहे हैं. अब कुछ मोटर पॉइंट्स हैं जो मेंशन्ड है. टेंसर फिशर लेटा मसल देखेंगे तो ये जो ब्लैक डॉट है, दीज आर द टेंडर पॉइंट्स बेसिकली. और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड रखा जाएगा और दूसरा कहाँ पर रखा जाएगा? दूसरा रखा जाएगा डिस्टल पार्ट ऑफ दैट मसल. और अमूमन ये मोटर पॉइंट्स बेली में पाए जाते हैं. मोड की अगर हम बात करें, जिस तरह अल्ट्रासाउंड हमने मोड किया था तीन थे, उस तरह करके यहाँ पर दो होते हैं. एक होता है कंटिन्यूस, दूसरा होता है इंटरप्टेड. कंटिन्यूस ये होता है कि जब मुस्तकिल करंट जा रही है. इंटरप्टेड मतलब करंट ऑन एंड ऑफ होगी, बंद होगी, खुलेगी, इस तरह करके. ये वो मतलब कुछ सेकंड की कॉन्ट्रेक्शन होगी, कुछ सेकंड की रिलैक्सेशन, कुछ सेकंड कॉन्ट्रेक्शन, इस तरह करके. और टाइम अगर हम मिली सेकंड्स में बात करें तो जो ऑन एंड ऑफ रेशो होता है, ऑन एंड ऑफ मतलब कितने सेकंड की कॉन्ट्रेक्शन आ रही है, कितने सेकंड की करंट आ रही है, उतने सेकंड की कॉन्ट्रेक्शन होगी. और तो 1:1 का मतलब क्या है? जितने सेकंड की कॉन्ट्रैक्शन है उतने सेकंड का रेस्ट पीरियड है. 1:2 का मतलब क्या है? जितने सेकंड की करंट है उससे दुगना टाइमिंग में रेस्ट है. मिसाल 1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन है, 2 सेकंड की
रिलैक्सेशन है। 1:4, 1:5 भी इस तरह का कम। 1:4 मतलब 1 सेकंड की कॉन्ट्रेक्शन, 4 सेकंड का रेस्ट, इस तरह का। रैंप की अगर हम बात करें तो रैंप का मकसद होता है एक, जिस तरह पहाड़ बनता है ना, तो जब भी करंट आगाज करती है, करंट स्टार्ट होती है, तो वो करंट बढ़ती जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर आप जीरो इंटेंसिटी से आगाज करते हो तो स्टिमुलस बढ़ती जाएगी। तो पीक जो भी आप टाइम डिसाइड करते हो, जब पीक तक जाएगी, दैट वुड बी द रैंप ऑन। और उस कॉन्ट्रेक्शन के बाद रिलैक्सेशन फेज आएगा, उसके बाद वो रैंप डाउन हो जाएगा। तो रैंप का ये मकसद होता है, तो अल्टीमेटली रैंप मतलब टू मेक द ऑनसेट ऑफ स्टिमुलेशन। जो स्टिमुलेशन आप देते देते हो according to the comfort of the convenience of the patient, and then just like we have a quick stretch, ideally रैंप कितना रखा जाता है, 2 सेकंड का रैंप रखा जाता है। तो उसमें ऑन एंड ऑफ रेशियो क्या होगा, 6 सेकंड का ऑन टाइम, 2 सेकंड का सेकंड का रेस्ट टाइम होता है। ये टाइमिंग सेट की जाती है, मतलब 6 से 10 सेकंड के लिए आप ऑन टाइम रखोगे, और 1 से 4 सेकंड का रैंप रखोगे, और वो अगेन पेशेंट की कंफर्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये क्विक स्ट्रेच का इन्होंने एक एग्जांपल दिया है बेसिकली, ठीक है। रैंप टाइम का बेसिकली मकसद क्या होता है, ऑनसेट ऑफ स्टिमुलेशन अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, ऐसे याद रख सकते हो। अब कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पल्स और पल्स ड्यूरेशन कितना रखना चाहिए, 135 से 3500 माइक्रो सेकेंड जो पल्स ड्यूरेशन होता है। फेज और फेज ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी कितनी रखते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी रखी जाती है, पीपीएस मतलब पल्स पर सेकंड, और वो एवरेज होना चाहिए 35 से 80 के दरमियान। नॉर्मली जो है वो 35 आइडियली रिकमेंड की जाती है, 35 to 50। और 50 से ऊपर जितनी भी होती है वो स्ट्रेंथनिंग पर्पज के लिए होती है, और 35 से नीचे नहीं होती, वो अकॉर्डिंग टू द नीड होती है। टाइम ऑन एंड ऑफ रेशियो कितना रखा जाता है, टोटल ट्रीटमेंट टाइम क्या क्या, वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले आ जाते हैं पल्स, और पल्स ड्यूरेशन की बात करें तो इसको हम यूनिट कौन सा देंगे, माइक्रो सेकंड में। एवरेज कितना होता है, छोटे मसल जो हमारे हेड, हाथ के मसल्स हैं, फोर आर्म के मसल्स हैं, इंटरसेनिक मसल्स हैं, इनके लिए एवरेज पल्स ड्यूरेशन कितना होता है, 125 से लेके 200 माइक्रो सेकंड, राइट। और बड़े मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, उनके लिए 250 से 350 मिली सेकंड, ये याद रखिएगा। फेज और फेज ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें एम्पलीट्यूड और विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम देखा जाता है। एम्पलीट्यूड मतलब उसकी मिकदार, उसकी क्वांटिटी, उसकी शिद्दत कह सकते हैं। एम्पलीट्यूड यही होता है ना, एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड दोनों मिलके, एम्पलीट्यूड इज काइंड ऑफ अ मैग्नीट्यूड। इन शॉर्ट, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ करंट। जितनी करंट की इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस में आपको कम मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। अब अकॉर्डिंग टू द नीड, देन वी हैव अ मॉडरेट, देन वी हैव अ हायर, हाई इंटेंसिटी में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। तो जो हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एम्पलीट्यूड मतलब जब पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है और वो मैक्सिमम जितनी कॉन्ट्रैक्शन जा सकती है, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, वो उसका पीक कहलाता है। और इसी तरह वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन भी आएगी, नीचे भी आएंगी। तो अगर आप इस वेव को शो करेंगे मिसाल के तौर पर, तो एम्पलीट्यूड का मकसद होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, कितना ऊपर जा रही है और कितना वो नीचे आ रही होती है। तो ये जो ट्रफ और क्रेस्ट होते हैं, ये भी एक मैग्नेटिक ट्रफ मतलब मैक्सिमम हाइट, इस तरह करके आप। तो एम्पलीट्यूड इन शॉर्ट उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, उसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, उसके मिकदार की बात हो रही है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में आप कितनी उसकी साइकिल्स कंप्लीट होती हैं, तो उसको हम कहेंगे पीपीएस, दी व्हाट वी कैन से पल्सेस पर सेकंड। और नॉर्मली कितना स्मॉल छोटे मसल्स के लिए कितना रखा जाता है, 20 to 30 पल्सेस पर सेकंड रखा जाता है छोटे मसल के लिए। फेस के मसल्स हैं, इंटरसेनिक मसल्स हैं। और 35 से 50 जो कि आइडियली रिकमेंडेड होता है, और 50 से ऊपर स्ट्रेंथनिंग पर्पज के लिए। अगर कोई मसल है जो वीक था, अब उसकी हमने स्ट्रेंथनिंग करवानी है, एक मसल की कॉन्ट्रेक्शन सिर्फ करवानी है, तो आप उसको 20 से 30 में रख सकते हो, अगर वो हाथ के मसल्स हैं, फेस के मसल्स हैं, इंटरसेनिक मसल्स हैं। और 35 से 50 आइडियली जो है वो रिकमेंडेड होता है, और 50 से ऑनवर्ड 80 के दरमियान जो है वो लेटर स्टेजेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है। ट्रीटमेंट टाइम की बात करें तो आइडियली रिकमेंडेड 10 से 20 मिनट होता है, और 10 20 कॉन्ट्रेक्शन के लिए। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट टाइम है, ये 20 30 मिनट तक भी जा सकता है, नीड के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल करंट की बात करें तो उसके वेव फॉर्म की बात करें तो हम सबको पता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइट वेव है, वो एक किस्म की उसके ऊपर ट्रफ क्रस्ट होते हैं, बहरहाल। अब अगर हम वेव फॉर्म की अगर में बात करें, जो डायरेक्ट करंट होती है, जो गैल्वेनिक करंट है, वो आइंटोफोरेसिस में यूज होती है। आइंटोफोरेसिस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, द इंसर्टिंग द आइंस, डिफरेंट आइंस into the body with the help of current, that is the iontophoresis। और उसमें डायरेक्ट करंट ज्यादातर
यूज होती है। अल्टरनेटिंग जो एसी करंट होती है वो पेन कंट्रोल और मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए यूज होती है। जो पल्स करंट है उसके दो फेजेस है, मोनोफेजिक और बाइफेजिक है। जो मोनोफेजिक है वो एक्यूट एडिमा और टिश्यू हेलिंग में यूज होती है, और जो बाइफेजिक है वो मसल कॉन्ट्रेक्शन और पेन कंट्रोल के लिए। तो इसमें भी दो वैरायटीज हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा सिमेट्रिकल कहाँ पर होगी और असिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल है वो कंफर्टेबल है जब आप लार्जर मसल्स को टारगेट करते हो, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग। और जो एसिमेट्रिकल है वो छोटे मसल, रिस्ट के फ्लेक्सर हो गए, स्मॉलर ग्रुप ऑफ हैंड के मसल्स हो गए, इस तरह के। क्विक रिव्यू की बात करें तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट अभी हमने डिस्कस किया था। एक इलेक्ट्रोड हम मोटर पॉइंट पर रखेंगे, एक इलेक्ट्रोड डिस्टल पार्ट ऑफ दैट मसल रखेंगे। टाइम ऑन एंड ऑफ हमेशा किस तरह चूज किया जाता है, 1:1 है तो मतलब इक्वल, 1:2 है तो मतलब डबल। पल्स पल्स ड्यूरेशन हमने देख लिया, फेस पल्स ड्यूरेशन हमने देख लिया कि छोटे मसल्स के लिए 150 से 250 200 के दरमियान रखा जाता है। और पल्स की अगर हम बात करें, पल्स जो पर सेकंड्स वाला फॉर्मूला था वो तो खैर फ्रीक्वेंसी में आएगा। और इंटेंसिटी की बात करें तो लोअर और हाई, मॉडरेट और हाई इंटेंसिटी होती है, वो कॉन्ट्रेक्शन पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी मतलब पीपीएस, पल्सेस पर सेकंड की बात करें तो 20 से 35 जो है वो रखा जाता है छोटे मसल्स के लिए। 35 से 50 आइडियली रिकमेंड किया जाता है, और 50 से ऑनवर्ड स्ट्रेंथनिंग के लिए। और टोटल टाइम ड्यूरेशन 10 से 20 मिनट रखा जाता है, लेकिन आप इसको बढ़ा भी सकते हो, वो नीड के ऊपर, आपकी नीड के ऊपर। फिर उसके बाद हीट और कोल्ड थेरेपी है कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या रोल है। बेसिकली हीट थेरेपी मोबिलिटी रेट बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, और वेजोडाइलेशन कराती है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी, ऑब्वियस बात है। पल्स रेट की अगर हम बात करें तो डिसिपेशन ऑफ हीट, हीट को रिलीज करना अल्टीमेटली, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट की अगर हम बात करें तो उस पर इसका फायदा ये है, उसको भी हीट को ये डिसिपेट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपटेक बढ़ा देती है, एचआर जो आपका हार्ट रेट है वो बढ़ा देती है। Sorry, this is not carbon dioxide, this is the cardiac output. Cardiac output is directly proportional to the heart rate. आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, तो आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम आपका जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ओके। और स्ट्रोक वॉल्यूम इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि हार्ट रेट बढ़ गया इनडायरेक्टली। और अगर हम कोल्ड थेरेपी की बात करें तो और ब्लड प्रेशर जो है वो लो डाउन हो जाएगा ड्यू टू द वेजोडाइलेशन, मसल एक्टिविटी, मसल रिलैक्सेशन की तरफ चला जाता है। और ब्लड टू इंटरनल ऑर्गन्स भी स्लो डाउन हो जाता है, ब्लड टू रेस्टिंग मसल की तरफ स्लो हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है ड्यू टू द इंक्रीज हार्ट रेट। बाकी चीजों को अगर हम गो थ्रू करें, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, एडिमा बढ़ जाती है, इसीलिए एडिमा में हमेशा कोल्ड थेरेपी दी जाती है। और रीजन क्योंकि हमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ानी होती। टिश्यू इलास्टिसिटी भी बढ़ा देता है, जॉइंट स्टिफनेस को कम करता है, मसल स्ट्रेंथ को कम करता है, दोनों में उन्होंने पेन को भी कम करता है। और मसल स्पाज्म वाहिद कंडीशन है जहां पर हीट और कोल्ड थेरेपी दोनों दी जाती है। अब कुछ हम लोकलाइज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हीट की अगर हम बात करें तो ये कुछ जो हमने डिस्कस किया, ये लोकलाइज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है। ब्लड स्टिफनेस को कम करना, पेन को कम करना, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देना, वेजोडाइलेशन करा देना, मसल रिलैक्सेशन कराना, पेन को कम कर देना, इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देना, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है हीट थेरेपी के। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कुछ इसमें एहतियात है, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब जहां पर देख के आप कहोगे नहीं भाई यहाँ पर तो हमने हीट थेरेपी नहीं देनी। बेसिकली तो रिसेंट और पोटेंशियल अगर हेमरेज हो, किसी को रिसेंट हेमरेज हो, वहां पर नहीं देंगे। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो, ब्लड आर्टरियल प्रॉब्लम हो, सेंसेशन प्रॉब्लम हो, इम्पेयर्ड सेंसेशन हो, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है, ठीक है। या कोई ट्यूमर्स वगैरह हो। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो एक्यूट इंजरी और इन्फ्लेमेशन में अलबत्ता हम कोल्ड थेरेपी प्रेफर करेंगे, हीट थेरेपी एहतियात करेंगे। प्रेगनेंसी में भी हम एहतियात करेंगे। कहीं पर इम्पेयर सर्कुलेशन है तो कोल्ड थेरेपी तो बिल्कुल नहीं देंगे। एडिमा है तो कोल्ड थेरेपी देंगे, लेकिन हीट थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उसमें। कार्डियक इंसफिशियंसी में भी एहतियात करेंगे। ओपन वोंड के ऊपर भी उसमें पैराफिन वैक्स दिया जा सकता है, बाकी नहीं दिया जा सकता है। और अगर कोई मेटेलिक रॉड प्लेस है। हॉट पैक्स की बात करें तो हमारे पास जो नॉर्मली पुराने टाइम में ट्रेडिशनली जो यूज होते थे, जिसमें वो पानी कोलेटर होता था, जिसमें पानी गर्म होता था, उसमें वो जैसे जैसे कि आपके सामने पिक्चर शो हो रही है, तो जो सिलिकॉन जेल के साथ अब तो हम यूज करने लगे हैं, लेकिन पहले कुछ दौर में पैक फिल्ड कैनवास भी आते थे जिसके ऊपर अराउंड हम टॉवल लपेट कर देते थे, ट्रेडिशनली वो यूज होते थे। और उस जो टब है जो टब है उसका टेम्परेचर 70 से 75 सेंटीमीटर होता था, ताकि उसमें वो इतना गर्म हो कि पेशेंट को जलाए ना। और टॉवल इसीलिए लपेटा जाता था ताकि कोई बर्न्स वगैरह ना हो। और ट्रीटमेंट इसका टाइम कितना होगा, 20 से 30 मिनट के लिए रखा जाता था, ठीक है। और हर 5 मिनट के बाद चेक किया जाता था कोई बर्न वगैरह ना हो। इसके बाद पैराफिन वेक्स क्वालिटी है। वेक्स क्या होता है, जो मोम होता है, मोमबत्ती जिससे बनती है ना, दैट इज द पैराफिन।
वैक्स, पैराफिन वैक्स में ये होता है कि उसका आइडियली टेम्परेचर कितना होता है, उसमें मिनरल ऑयल क्यों यूज किया जाता है। और कुछ ऐसे भी होता था कि पैराफिन वैक्स जो टब बात होते हैं उसमें छोटे वाले जो पैराफिन वैक्स होते हैं, उसके और भी वैरायटीज है। उसमें होता है कि हाथ उसमें प्लेस करके इमीडिएटली बाहर निकाला जाता था, डिप किया जाता था, और फिर उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया जाता था। और मिनरल ऑयल इसीलिए यूज किया जाता था ताकि कोई बर्न्स वगैरह वो वहां से चिपक ना जाए इस तरह करके। तो पैराफिन वैक्स है और मिनरल ऑयल है, उसका रेशियो क्या होता है, 6:1। मतलब उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब 60, इनडायरेक्टली समझो कि 100% में से 60% यूज किया जाता है, 10% उसमें ऑयल यूज किया जाता था। मिक्सचर भी यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मेल्टिंग टेम्परेचर फ्रॉम 54 टू इतना करके। मेथड कौन कौन से हैं? डिप रेप मोस्ट कॉमनली है। डिप में क्या होता है, डिप रेप, डिप किया पैराफिन वैक्स में, हाथ या जो भी पार्ट है पुट किया, जैसे ही निकाला पैराफिन वैक्स लग गया, आप उसको फुल तौर पे लपेट दिया, रैपिंग कर दिया आपने। दिस इज कॉल्ड द डिप रैप, जो कि मोस्ट कॉमनली मेथड है। डिप इमर्जन, जिसमें आप पूरा का पूरा बॉडी पार्ट इमर्ज करके रखते हो। देन पेंट, पेंट इस तरह करके होता है कि आपने वो पार्ट बाहर ही रखा और कोई ब्रश वगैरह लिया, उससे पैराफिन वैक्स लिया और हाथों पे या जहां पर लगाना है वहां पर पेंटिंग टाइप लगा दी। इंडिकेशन की बात करें तो पेनफुल जॉइंट्स, आर्थराइटिस में, इन्फ्लेमेशन में, और स्पेशली सब एक्यूट और क्रॉनिक फेज में जॉइंट स्टिफनेस में पैराफिन वैक्स बड़ा इफेक्टिव है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अगर किसी को एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शन है, जख्म खुला हुआ है, ओपन वुंड है, रिसेंट स्कार है, स्किन का कोई इन्फेक्शन है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड में आ जाता है। अब हम आ जाते हैं हीट थेरेपी पर। क्रायोथेरेपी मतलब कोल्ड थेरेपी पे आ जाते हैं। क्रायोथेरेपी के इफेक्ट ऑलमोस्ट हीट थेरेपी के बिल्कुल रिवर्स है। इट डिक्रीजेस द ब्लड फ्लो, अगर आप 15 मिनट के लिए भी दे रहे हो, इंक्रीज द ब्लड विस्कोसिटी, अल्टीमेटली रेजिस्टेंस टू द फ्लो। ब्लड के फ्लो में रेजिस्टेंस होगी तो ब्लड फ्लो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। लेकिन इनिशियली इनिशियली अगर आप 15 मिनट के लिए दे रहे हो तो ये ब्लड फ्लो को अल्टीमेटली कम कर देगी, लेकिन 15 मिनट के बाद ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। इसीलिए स्पास्टिसिटी में भी यूज किया जाता है। तो अगर आप 15 मिनट से ज्यादा क्रायोथेरेपी देते हो तो ये ब्लड फ्लो को बढ़ाने लगेगी। तो अगर 15 मिनट शुरुआत वाले आप कोल्ड थेरेपी देते हो तो ये ब्लड फ्लो, ब्लड विस्कोसिटी को बढ़ा देगी। ब्लड विस्कोसिटी बढ़ेगी, रुकावट बढ़ेगी तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, एंड यू विल गेट दोज रिजल्ट्स। और तो इसे एक्यूट फेज में दिया जाता है। लेकिन लेटर ऑन 15 मिनट के बाद ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देगी। ठीक है, और अल्टीमेटली डिक्रीज द नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, पेन को रिड्यूस करती है, स्पास्टिसिटी को भी मैंने बताया रिड्यूस करती है, मेटाबॉलिक रेट को भी कम करती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसा वेन्यूज डिजीज है, ब्लड डिजीजेस हैं, ब्लड, अगर कोई इम्पेयर्ड सेंसेशंस है, तो कोल्ड हाइपर सेंसिटिविटी अगर किसी को है, कोल्ड इंड्यूस्ड यूरिन, कोई भी कोल्ड की हाइपर सेंसिटिविटी है, वो उसकी फोबिया है, लेट्स सपोज। कोल्ड इंटॉलरेंस है, किसी लोगों में ठंड जो है बर्दाश्त नहीं होती। और क्रायो ग्लोबुलिनिया कंडीशन है, एज यू कैन सी द पिक्चर। रायन्यूट्स डिजीज है, ये भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओवर है रीजनरेटिंग पेरिफेरल नर्व, जो रीजनरेट हो रही है नर्व, उसके ऊपर डायरेक्टली नहीं दे सके क्योंकि बहुत वजह से और कोई सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज है, इम्पेयर्ड ब्लड सेंसेशंस है, इम्पेयर्ड सेंसरी सेंसेशंस है, वहां पर हम नहीं देते। हाँ, प्रिकॉशंस में क्या है, सुपरफिशियल बर्न ब्रांच ऑफ, अगर कोई मेन नर्व है, उसकी सुपरफिशियल मेन ब्रांच अफेक्टेड है, तो उसके ऊपर एहतियात से देंगे, डायरेक्टली नहीं दे सकते। ठीक है, ओपन वोन के ऊपर नहीं दे सकते, उसके बराबर में दे सकते हैं। हाइपरटेंशन में अगेन एहतियात के साथ यूज करेंगे, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पुअर सेंसेशन है तो भी शॉर्टर, इस तरह इन चीजों में प्रिकॉशन मतलब एहतियात, आसान लगता है। इफेक्ट्स की बात करें तो पेन को क्रायोथेरेपी जो वो कम करती है। क्रायोथेरेपी और हीट और कोल्ड में अगर हम फर्क चेक करें तो पेन के ऊपर ये दोनों काम करते हैं। एक्यूट फेज में क्रायोथेरेपी इफेक्टेड है, क्रॉनिक में थर्मो, लेकिन दोनों पेन को कम करते हैं। मसल स्पाज्म भी दोनों कम करते हैं। ब्लड फ्लो जो है क्रायोथेरेपी वो कम करता है इनिशियल 15 मिनट तक, थर्मोथेरेपी बढ़ा देता है। एडिमा फॉर्मेशन की बात करें तो क्रायोथेरेपी रिवर्स करता है, कम कर देता है, थर्मोथेरेपी बढ़ा देता है। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी भी रिवर्स करता है, क्रायो कम करता है, थर्मो बढ़ा देता है। मेटाबॉलिक रेट भी, ब्लड फ्लो कम हो गया तो मेटाबॉलिक रेट भी कम होगा, थर्मोथेरेपी में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, इस तरह करके। जॉइंट स्टिफनेस क्रायोथेरेपी बढ़ाती है, मजे की बात, थर्मोथेरेपी कम करती है, क्योंकि जॉइंट स्टिफनेस कभी भी एक्यूट नहीं होती, क्रोनिक होती है। तो क्रोनिक में हम कोल्ड थेरेपी नहीं, थर्मोथेरेपी यूज करेंगे। स्पास्टिसिटी दोनों कम करती है, लेकिन कहा जाता है थर्मोथेरेपी का इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो भी मसल रिलैक्सेशन के थ्रू इस मसल स्पाज्म को कम कर सकती है। मैकेनिकल ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो वो ट्रैक्शन जो मशीन के थ्रू देते हैं, एक हमारे पास मैनुअल ट्रैक्शन होती है और मैकेनिकल ट्रैक्शन। मैकेनिकल ट्रैक्शन आप पिक्चर में देखोगे, पूरा ट्रैक्शन यूनिट होता है, सर्वाइकल भी है, लंबर भी है। तो ट्रैक्शन का मकसद होता है कि मैकेनिकल फोर्स जो किसी मशीन के थ्रू लगाया जाता है,
जो कि जॉइंट सर्फेसेस को डिपार्ट करता है। अब जॉइंट सर्फेसेस दूर होंगे तो उसके बराबर में जो स्ट्रक्चर है वो भी दूर होंगी, इलोंगेट होंगी। दैट इज सिंपली ट्रैक्शन का मकसद होता है कि दो आर्टिकुलर सर्फेसेस को अलग पुल करना और मिलाना इज अ कंप्रेशन। ठीक है, दोनों का रिवर्स है। तो एज यू कैन सी द फ्रैक्शन मैकेनिकल, इसीलिए वर्ड यूज किया मशीन के थ्रू है। तो रिडक्शन ऑफ डिस्क भी हम इसे कह सकते हैं। रिडक्शन ऑफ डिस्क होगा तो स्पेस क्रिएट होगा, तो नर्व के ऊपर जो वर्टिब्रा कंप्रेस्ड है और डिस्क बल्ज जो कंप्रेस कर रही है, एज यू कैन सी पिक्चर ऑन 802, अगर आप पिक्चर देखेंगे तो अगर डिस्क कंप्रेस्ड हो रही है, मिसाल के तौर पे डिस्क प्रोट्यून स्टेज पे येलो कलर से नर्व, ब्लू कलर से डिस्क और बाकी जो वर्टिब्राज है वो उसको कंप्रेस कर रही है। जैसे ट्रैक्शन आती है, लाल कलर का निशान देखेंगे, रेड कलर के एरोज इंडिकेटिंग वर्टिब्राज आर डिपार्टिंग द डिस्क बल्ज। दिस इज द रीजन traction is effective in reducing the disc bulge. कुछ स्टेजेस हैं डिस्क हर्निएशन के, डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, प्रोट्रूजन है, एक्सट्रूशन और सिक्वेस्ट्रेशन है। और इसमें से एक्सट्रूशन और सिक्वेस्ट्रेशन में फिजियोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, नहीं की जाती, लेकिन अर्ली दो फेजेस में फिजियोथेरेपी की जा सकती है। डिस्ट्रैक्ट द जॉइंट वही जो हमने यूज किया था, जिसमें क्या होगा, रिडक्शन ऑफ स्पाइनल प्रोट्रूजन। स्पाइनल प्रोट्रूजन जो डिस्क पैथोलॉजी है, फर्स्ट स्टेज है या सेकंड स्टेज है, उसमें बिल्कुल कमी पेशी आ सकती है। सॉफ्ट टिश्यू इलोंगेट होंगे, स्ट्रेच होंगे, नंबर 3 एंड मसल अल्टीमेटली रिलैक्स होगा। इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पाइनल डिस्क बल जो है वो आपका उस इंडिकेटेड है, इंडिकेशन में आता है। स्पाइनल नर्व रूट इम्पिंजमेंट है, वो भी इंडिकेशन में है। हाइपोमोबिलिटी में भी आप रेंज बढ़ाते हो तो हाइपोमोबिलिटी में रेंज कम हो जाती है, वो भी इंडिकेटेड है। मसल स्पाज्म में भी मसल टाइटनेस होती है, आप उसको इलोंगेट करते हो तो वो भी इंडिकेशन में आता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, वेन मोशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जहां पर मोशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वहां पर मोशन अगर हमने नहीं करानी साल किसी भी पार्ट में, तो वहां पर हम ट्रैक्शन क्यों देंगे, क्योंकि ट्रैक्शन में तो हमने मूवमेंट करानी है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि वो टिश्यूज को, स्ट्रक्चर को एलोंगेट करेगा, सर्कुलेशन के ऊपर काम कर सकता है, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। अगर हाइपर मोबिलिटी है, हाइपर मोबिलिटी तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में आती है। या इनस्टेबिलिटी है, डाउन सिंड्रोम है। पेरिफेरलाइजेशन ऑफ सिम्टम्स है, सिम्टम एक सेंट्रलाइजेशन होती है, पेरिफेरलाइजेशन मतलब दूर की तरफ सिम्टम का भागना। ठीक है, पेरिफेरल सेंट्रलाइजेशन मतलब टूवर्ड द सेंटर की तरफ आना। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो वहां पर भी हम ट्रैक्शन नहीं कराएंगे। या किसी को फोबिया है, आसान लफ्जों में। इन्वर्जन ट्रैक्शन में क्या होता है कि एज यू कैन सी द पिक्चर, इन्वर्जन ट्रैक्शन में अल्टीमेटली इन्वर्जन इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि रिवर्स है। नॉर्मली पेशेंट को नॉर्मल पोजीशन में जब हम ट्रैक्शन देते हैं तो सीधा ट्रैक्शन दे रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड द इन्वर्जन। इसमें एंगल पूर्णली कंप्लीटली हो जाती है, बॉडी टिल्ट हो जाती है, हेड डाउन हो जाता है। अल्टीमेटली इसमें ट्रैक्शन आपको मशीन के साथ साथ ग्रेविटी भी असिस्ट करेगी। These are the few herniated disc problem, and maybe on the one side unilateral, maybe on the bilateral, as you can see, और वो depend फिर आप ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से करते हो। ओके जी, मीडियल डिस्क प्रोट्रूजन की बात करें, मीडियल डिस्क प्रोट्रूजन है तो उसमें हम जब ट्रैक्शन देते हैं, नहीं देते हैं, कहीं पर भी हो, अगर आप मीडियल हो या लेटरल हो तो ट्रैक्शन आप दे सकते हो, एंड इट कैन बी इफेक्टिव एज वेल। तो जो लेटरल डिस्क प्रोट्रूजन है, हमारे पास ए ऑप्शन अगर हम देखेंगे, लेटरल डिस्क प्रोट्रूजन है, दैट इज कंप्रेसिंग द, अब वो L4 लेवल पे है तो L4 को, नर्व रूट को कंप्रेस करेगी। नंबर बी में L nerve root compression by lateral disc protrusion that is relieved by the traction। अब lateral root nerve compression थी, L4 और 5 के दरमियान L4 की nerve root होगी, तो वहां पर ट्रैक्शन देने से वो जो कंप्रेशन है वो रिलीफ हो गया। देखेंगे रेड कलर का जो निशान था ए ऑप्शन में, वो इंडिकेट कर रहा था एक्यूट कंप्रेशन को इंडिकेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसको ट्रैक्शन दी तो वो वहां पर वो डिसअपियर हो गया, मतलब वो रिलीफ मिल गया, क्योंकि हमने लंबर स्पाइन को इलोंगेट किया, ट्रैक्शन दी। अल्टीमेटली मीडियल मूवमेंट हुई किसी नर्व रूट की। और जो L4 का नर्व रूट कंप्रेशन है बाय द मीडियल डिस्क प्रोट्रूशन है, वो एग्रीवेट करेगा बाय द ट्रैक्शन। इसीलिए किस तरफ का कंप्रेशन है वो भी डिटरमाइन करना है। तो अगर लेटरल साइड का डिस्क प्रोट्रूजन है, लेटरली वो प्रोट्रूड कर रहा है तो उसमें कंप्रेशन में रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर मीडियली डिस्क प्रोट्रूड कर रहा है तो उसमें कंप्रेशन में रिलीफ नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली ट्रैक्शन से सिम्टम एग्रीवेट होंगे। क्यों? नर्व रूट की जो मूवमेंट है वो मीडियल होगी। इसीलिए भी याद रखिएगा, तो इसीलिए डिस्क पैथोलॉजी पढ़ना भी लाजम है कि किस तरफ का जो है वो कंप्रेशन है, लेटरल है या मीडियल है। तो लेटरल में कंप्रेस ट्रैक्शन इफेक्टिव होगा, मीडियल कंप्रेशन में इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ये सर्वाइकल ट्रैक्शन है जो हमारे पास मुख्तलिफ मशीन से दिया जा रहा है। एज यू कैन सी हेल्टर फॉर द ऑक्सीपिट ट्रैक्शन, ऑक्सीपिट एंड मैंडिबल ट्रैक्शन।
प्रिकॉशंस की बात करें तो स्ट्रक्चरल डिजीज या कंडीशन जैसे लाइक RA OA, इसमें जो है थोड़ा बहुत हमें एहतियात रखना पड़ता है। और व्हेन सीवियरली पेन है, और अगर जिसकी वजह से अगर फ्रैक्शन से पेन हो रहा है, तो वहां पर भी हम नहीं करेंगे। क्लस्ट्रो किसी को फोबिया है मिसाल के तौर पे, या इनएस्टेबिलिटी टू टॉलरेट द प्रोन पोजीशन या सुपाइन पोजीशन, किसी को सुपाइन उल्टा या सीधा लेटने में दुश्वारी होती है। डिसओरिएंटेशन है, सर्वाइकल कोई प्रॉब्लम है, TMJ का प्रॉब्लम है, टेंचर्स लगे हुए हैं, तो वो भी पेन को बड़ा अफेक्ट है, तो वहां पर हम एहतियात करेंगे सर्वाइकल ट्रैक्शन देते वक्त। कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक और इंटरमिटेंट है, होल्ड एंड रिलैक्स टाइम है, फोर्स है, ड्यूरेशन है। वन बाय वन करके हम डिस्कस करें। पहला है इस लंबर स्पाइनल ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो फेजेस की अगर हम बात करें कि गोल क्या है हमारा, इनिशियल और एक्यूट फेज है। फोर्स कितना रखेंगे, 13 से 20 किलो, मतलब बंदे का जितना भी वजन है, फॉर एग्जाम्पल 50 किलो का बंदा है, तो उसका 13 से 20 किलो का जब हम फोर्स देंगे, लंबर पे हमने ट्रैक्शन देंगे। और होल्ड रिलैक्स की बात करें तो वो स्टैटिक रखेंगे, और ड्यूरेशन क्या होगा, 5 से 10 मिनट। जॉइंट रिस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो 50% हम बॉडी वेट देते हैं, ठीक है। और टाइम कितना होगा, 15 मतलब जितना सेकंड आप ट्रैक्शन दोगे उतना सेकंड रेस्ट दोगे। 15 मिनट भी आप ट्रैक्शन दे रहे हो मिसाल के तौर पे, तो 15 मिनट रेस्ट दोगे, फिर 15 मिनट दोगे। अगर हम मसल स्पाजम के लिए ज्वाइंट ट्रैक्शन दे रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो बॉडी वेट का 25%, जितना भी उसका बॉडी वेट है, 50 किलो का बंदा है तो 12.5 किलो का वजन आप उस पर, फोर्स न्यूटन का आप उसके ऊपर ट्रैक्शन के लिए देंगे, अगर आपका पर्पज है मसल स्पाजम को कम करना। होल्ड रिलैक्स मेथड 5 मिनट के लिए भी आप दे रहे हो, तो 5 मिनट का रेस्ट दोगे। और अगर आप डिस्क प्रॉब्लम, स्ट्रेचिंग, सॉफ्ट टिश्यू, इलोंगेशन, सॉफ्ट टिश्यू आपका मकसद है, तो भी 25% आप लंबर पे बॉडी वेट देते हो। और रेशियो कितना होगा, 60/20, मतलब अगर आप 60% कॉन्ट्रेक्शन ट्रैक्शन आप दे रहे हो, तो 60 सेकंड के लिए आप होल्ड कर रहे हो, तो कम से कम 60 सेकंड, मिसाल दे रहा हूँ, 60% है बेसिकली वो। अगर आप 5 मिनट की ट्रैक्शन देते हो मिसाल करोगे, तो 5 मिनट ट्रैक्शन में कम से कम 2 मिनट का आप रेस्ट दो। सर्वाइकल, उसी तरह सर्वाइकल में भी है हमारे पास वही पैटर्न होगा कि आपका गोल क्या है, कि इनिशियल और एक्यूट फेज में आता है, और आप उसे फोर्स देना चाहते हो, तो 3 to 4 kg ऑफ द अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। स्टैटिक होगा, 5 से 10 मिनट देंगे। ज्वाइंट ट्रैक्शन पर्पज के लिए दे रहे हो, 7% ऑफ द बॉडी वेट। मसल स्पाजम और डिस्क प्रॉब्लम में भी 5 to 7%, पैसा नहीं, केजी ऑफ द बॉडी वेट। पेशेंट पोजीशन डिपेंड करता है, फ्लेक्स पोजीशन में रखेंगे तो ग्रेटर सेपरेशन ऑफ पोस्टीरियर वर्टिब्रास होंगी, और वैसे भी 90% डिस्क प्रोट्रूड भी एंटीरियर पोस्टीरियरली कर रहा होता है। तो फ्लेक्स पोजीशन में अगर हम देते हैं, तो सेपरेशन ऑफ जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है उसमें अच्छा खासा इलोंगेशन होंगी, फेसेट जॉइंट्स, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। या न्यूट्रल और एक्सटेंडेड पोजीशन में देते हैं तो ग्रेटर सेपरेशन होगी, लेकिन एंटीरियर स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक दिस डिस्क स्पेस। बॉडी पोजीशन की बात करें तो लंबर पे हम मैनुअली जो दे रहे होते हैं, उसमें हिप और नी फ्लेक्स भी हो सकते हैं। फ्लेक्शन पोजीशन होगी, लोकलाइज द फोर्स टू द अपर लिम्ब एंड लोअर थोरेसिक स्पाइन। न्यूट्रल और एक्सटेंशन पोजीशन में देते हो तो लोकलाइज द फोर्स टू द लोअर लंबर एरिया, मतलब अगर लंबर स्पाइन की फ्लेक्शन दे रहे हो और फ्लेक्स पोजीशन में दे रहे हो, तो आपका फोर्स कहाँ पर लोकलाइज होगा, अपर लिम्ब में और थोरेसिक स्पाइन की बुनियाद पे। और अगर न्यूट्रल और एक्सटेंडेड है स्पाइन, तो आपका फोर्स लोकेटेड होगा टूवर्ड द लोअर लंबर एरिया। सेम विद द सर्वाइकल स्पाइन, अगर फ्लेक्स पोजीशन में आप सर्वाइकल स्पाइन में ट्रैक्शन दे रहे हो, तो आपका फोकस होगा लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे। न्यूट्रल और एक्सटेंडेड में देते हो तो अपर सर्वाइकल एरिया। Okay, so thank you so much. This was a bit introduction of talking about the modalities part 2। हालांकि modalities part 2 में हमने सर्वाइकल ट्रैक्शन इसलिए भी डिस्कस किया क्योंकि काइंड ऑफ जो अपर ट्रैक्शन जो हम दे रहे हैं वो मैकेनिकल है, तो मशीन के थ्रू दे रहे हैं, हमने मैनुअल डिस्कस नहीं किया। और सो दिस इज हाउ आई विल टारगेट द अदर फाइल एज वेल। तो आपके पास भी अगर कोई प्रेजेंटेशन और आपको वो नहीं समझ में आ रही, यू आर वेलकम एंड यू कैन शेयर विथ मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट मैं उस पर लेक्चर दे सकूं। थैंक यू।